राजीव कुमार के आयोग से लेकर ज्ञानेश कुमार के आयोग तक आखिरकार क्या बदल गया? जवाब है कुछ भी नहीं। पहले भी आरोप लगते थे इस आयोग पर, यानी कि चुनाव आयोग पर, और जवाब में यही कहा जाता था कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। और इस बार भी लगभग वही सब कुछ देखने को मिला। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। पहले तो एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में, उस लेख में बहुत सारे सवाल ज्ञानेश कुमार के आयोग से पूछ लिए। वो सारे सवाल पूछे गए जो खामियां राजीव कुमार के जमाने से चली आ रही हैं, महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर हरियाणा के चुनाव तक। और आरोप यह भी लगा दिया कि कैसे एक चुनाव को चुराया जाता है, और इसकी तैयारी बिहार चुनाव को चुराने की भी चल रही है क्या। और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारत के चुनाव आयोग ने, जिसे सत्ताधारी दल सबसे ज्यादा निष्पक्ष चुनाव आयोग बताता है, और दूसरी तरफ विपक्ष उसके ऊपर हर दिन नए आरोप लगाता है, और देश की जनता टकटकी लगाकर एक बार इन चेहरों को देखती है, एक बार उन चेहरों को देखती है, फिर बीच में खड़े चुनाव आयोग को देखती है और कंफ्यूज रहती है कि सच कौन बोल रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार चिट्ठी लिखकर एक जवाब दिया, और उस चिट्ठी के नीचे ना तो कोई मुहर, ना तो कोई सिग्नेचर, और फिर राहुल गांधी का एक और जवाब। कुल मिलाकर इस वीडियो में आज हम इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस देश में यह कौन सी स्थिति हम देख रहे हैं। लोकतंत्र का तकाजा ही है पारदर्शी चुनाव, लेकिन क्या आयोग के इस रवैये में कहीं पर भी पारदर्शिता बची हुई नजर आती है? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। शुरुआत कहां से करें तो बेहतर है कि एक एक कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर जब एक एक कड़ी की तरफ आगे बढ़ें तो राहुल गांधी के लिखे गए लेख से ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने अपने लेख में क्या कुछ लिखा था, वो लेख इस वक्त पे आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने बकायदा एक आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स उठाए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस पूरे आर्टिकल में 5 बिंदुओं पर अपनी बात कही। और पहले उन्होंने कहा, रिग द पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अंपायर्स। और जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी ये बात कह रहे थे तो उसके बाद वो याद दिलाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया था, और उस कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, कैसे उस कानून को बदल कर रख दिया गया, ताकि चुनाव आयुक्त को चुनने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी सत्ताधारी दल के पास ही रहे। कोई भी निष्पक्ष अंपायर वहां पे ना हो, ताकि चुनावों का जो अंपायर होता है, या फिर यूं कहा जाए कि चुनावों के जो अंपायर होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति सरकार जिन्हें चाहे उन्हें कुर्सी पर बिठाए। यही सब कुछ हुआ भी। ज्ञानेश कुमार ऐसे ही बैठे, क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक हुई तो आपको याद होगा राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट देकर उस बैठक से विद इन फ्यू मिनट्स बाहर निकल आए थे। अगला आरोप राहुल गांधी ने लगाया, इन्फ्लेट द वोटर रजिस्टर विद फेक वोटर्स। और यह आरोप महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने लगाए थे, ये सवाल उठाए थे। बाद में संजय राउत, सुप्रिया सुले और राहुल गांधी ने तीनों ने एक पीसी भी करी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी दिल्ली में इस मसले पर, कि चुनाव के टाइम पे कैसे इन्फ्लेट किया जाता है, कैसे फेक वोटर्स की संख्या लाकर बढ़ा दी जाती है। और उसके बाद से देखने को यह मिलता है कि कुछ महीनों के भीतर लोकसभा और महाराष्ट्र के चुनाव के बीच, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बहुत बड़ी तादाद में नए वोटर्स जोड़े गए। वो वोटर्स कहां से आए, इन सवालों का जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने तीसरा आरोप लगाया, इन्फ्लेट वोटर टर्नआउट फिगर्स ऑन टॉप ऑफ एन इन्फ्लेटेड वोटर बेस। यानी कि जो वोटर टर्नआउट का फिगर है उसको फेक वोटर्स के बेस पे और इन्फ्लेट किया जाए।
और जाहिर सी बात है, जब यह सवाल उठता है तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है शाम के 5 बजे के बाद। शाम के 5 बजे तक वोटर प्रतिशत कुछ और है, और शाम के 5 बजे के बाद से जब फाइनल डेटा आयोग देता है तो पता चलता है कि बड़ी तादाद में वोटर्स टर्नआउट बढ़ गया है। उस पर भी बहुत सारे सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। आयोग ने अभी तक इसका भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया है। उसके बाद पिन पॉइंट टारगेटेड बोगस वोटिंग टर्न्ड बीजेपी इनटू ब्रैडमैन। और यहां पे जो राहुल लिखते हैं उसको और ज्यादा अच्छे से देखने की आपको जरूरत है। इस एक पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर गेट मोर एनोमलीज। There are about 1 lakh booths in Maharashtra, but most added voters were targeted in only about 12 booths across 85 constituencies in which the Bharatiya Janata Party had performed poorly in the last Lok Sabha election. That's an average of over 600 voters at each booth after 5 PM. जरा सोचिए एक पैटर्न। लोकसभा में जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने सही परफॉर्म नहीं किया था, 5 बजे के बाद वहीं पर वोटर टर्नआउट काफी तेजी से बढ़ता है। और ऑन एन एवरेज राहुल अपने लेख में लिखते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर लेकर चला जाए तो 600 वोटर्स पर बूथ का ये आंकड़ा है, ये एवरेज है, ये औसत है। और इसके बाद एक जो सवाल और राहुल ने इसमें उठाया, एक और जो पॉइंट उठाया वो पॉइंट है कौंसिल द एविडेंस ट्रायल। इन सब के बाद जब कभी भी राहुल गांधी या फिर के विपक्ष, जैसा हमने शुरू में कहा, कोई सवाल उठाया जाता है आयोग से, तो आयोग सिर्फ एक ही जवाब देता रहा। राजीव कुमार के जमाने में भी यही देता था, और इस लेख के बाद क्या दिया है उससे यह पैटर्न और साफ साफ झलकता है कि आयोग ने कहा तुम जो कह रहे हो वो बकवास है, तुम जो कह रहे हो वो बेफिजूल है। और इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद वो 3 पन्नों की चिट्ठी आपके सामने आ गई होगी। बातें वही हैं जिस पे कई बार हमने स्टोरी करी है, लिहाजा उस चिट्ठी को पढ़ने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ूंगा मैं, नहीं बताऊंगा मैं आपको वो चिट्ठी जरूर दिखाऊंगा। उस चिट्ठी का आखिरी पन्ना दिखाऊंगा, समरी का पन्ना दिखाऊंगा। इस चिट्ठी पर ना तो कोई मुहर है, ना ही कोई सिग्नेचर है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये हमारी तरफ से फैक्ट है, फैक्ट रखा है हमने, एक एक फैक्ट रख दिया है इन 5 पॉइंट्स पे। लेकिन राहुल गांधी इसके बाद कहां रुकने वाले? तो राहुल गांधी ने अब क्या कहा इस एक चिट्ठी के आने के बाद, वो ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर है। राहुल लिखते हैं, डियर इसी, डियर इलेक्शन कमीशन, डियर चुनाव आयोग, यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिलीजिंग अनसाइंड अवाइस नोट टू intermediaries is not the way to respond to serious questions. If you have nothing to hide, answer the question in my article and prove it by. और इसके बाद राहुल अपने 2 सवाल और रखते हैं, और पहली जो आपत्ति है राहुल की वो यही है कि यदि आपने किसी से सवाल किया तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बिना किसी साइन के, बिना किसी मोहर के जवाब कैसे दे सकते हैं। और उसके बाद राहुल क्या कहते हैं, पब्लिशिंग कंसोलिडेटेड डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल्स फॉर द मोस्ट रिसेंट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड विधानसभा ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। आप पब्लिश करें रीडेबल, मशीन रीडेबल जो वोटर रोल्स हैं उनको। और सिर्फ 1-2 राज्य की बात राहुल ने नहीं कही, राहुल ने कहा कि लोकसभा के और आसपास के समय पे हालिया दिनों में जिन जिन विधानसभा इलेक्शंस हुए इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, आप उनको पब्लिश करें। इस पर आपका क्या विचार है? दूसरा, रिलीजिंग ऑल पोस्ट 5 PM CCTV फुटेज फ्रॉम महाराष्ट्र पोलिंग बूथ्स, इवेजन वुड नॉट प्रोटेक्ट योर क्रेडिबिलिटी, टेलिंग द ट्रूथ वेल। सीधी बात, ये जो भ्रामक दीवार आप बना रहे हैं, आप एक काम करें, आप 5 बजे तक का, 5 बजे के बाद का CCTV फुटेज हर बूथ का दे दीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं वोटर टर्नआउट बढ़ा है उसके बाद, तो आप वो तमाम फुटेजेस दे दीजिए, बाकी हम खुद देख लेंगे। और फिर राहुल कहते हैं कि ये जो इवेजन आप फैला रहे हैं, ये जो भ्रामकता आप लेकर आ रहे हैं, ये भ्रामकता आपकी
विश्वसनीयता को, आपकी क्रेडिबिलिटी को नहीं बचाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बच सकती है और उसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक तरीकेकार है, और वो तरीका और तरीकेकार महज इतना है कि आप भ्रामकता ना फैलाएं, सच बोलें। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आयोग, राजीव कुमार का पुराना आयोग और ज्ञानेश कुमार का नया आयोग, ये क्या जवाब देता है। क्योंकि आर्टिकल के बाद जो जवाब आया, उस जवाब के बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। बड़ा सवाल तो यही था कि नीचे एक मुहर मार देते, एक दस्तखत कर देते तो क्या चला जाता, ताकि हमें भी पता रहता कि आखिरकार ये जवाब किसने दिया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल नया है, पुराना चैनल छिन चुका है, लिहाजा इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।